हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रीति सैनी स्वागत करती है आपका अपने चैनल जिसका नाम है एकेडमी फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग। तो चलिए आज का अपना नया टॉपिक और नई वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है सिविक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पूरे चैप्टर में हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन रूल बुक, ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का श्रेय अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहा है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी एक मेंबर रह चुके हैं, चेयरपर्सन रह चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म एंड फंडामेंटल राइट्स। तो शुरू करते हैं चैप्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिटन लॉज एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। एक कंट्री में जितने भी लोग इकट्ठा रहते हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट किए गए लॉज को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हम लोग गवर्नमेंट और लोगों के बीच में हमारा ट्रस्ट जो है वो बना रहता है, क्योंकि हमें लगता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए जो कुछ भी करेगी वो सही करेगी। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ कंट्री एंड हाउ इट शुड फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि हमारी गवर्नमेंट को क्या क्या कार्य करने चाहिए और गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स होनी चाहिए। इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स में पावर को कंट्रोल और चेक बैलेंस भी रखता है, ताकि कोई भी एक गवर्नमेंट का ऑर्गन अपनी पावर का अनलिमिटेड इस्तेमाल ना कर सके या गलत फ़ायदा ना उठा सके। तो आशा करती हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा। अब हम समझेंगे पेरियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की पेरियम्बल क्या होती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संविधान की आत्मा। तो ये है हमारी पेरियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखा है, देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो 26 नवंबर 1949 को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को देते हैं, समर्पित करते हैं। तो अब चाहिए इस पेरियम्बल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। वी का मतलब हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved द कॉन्स्टिट्यूशन, सब ने मिलकर इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है जिसमें सॉवरीन मतलब हमारी इंडिया पर किसी बाहर की कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है, हम स्वराज्य हैं, हमारी सत्ता स्वराज्य है। सोशलिस्ट समाजवादी है। सेक्युलर का मतलब किसी एक धर्म को महत्व ना देकर हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी कल्चर और लैंग्वेज का सम्मान करते हैं। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र और रिपब्लिक राजतंत्र। टू एंश्योर या सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, अपनी कंट्री के सिटीजन्स को सिक्योर करते हुए। जस्टिस मतलब
सामाजिक हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, हर क्षेत्र में लोगों को जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। अब लिबर्टी ऑफ थॉट्स का मतलब अपने विचारों को एक्सप्रेस करना। हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म, कल्चर या लैंग्वेज पर बिलीव कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर जाकर अपने धर्म के लिए वर्शिप भी कर सकते हैं, इसलिए कोई हमें इसके लिए डिनाई नहीं करेगा। इक्वालिटी मतलब कानून के समान, सभी लोग समान हैं, तो सबको अपने आप को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फ्रेटर्निटी मतलब डाइवर्सिटी। इंडिया में डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अलग अलग धर्म, भाषा, लैंग्वेज, कल्चर से लोग रहते हैं, लेकिन सब आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल कर यूनिटी में रहेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 को हम अडॉप्ट करते हैं भारत के निवासी। तो ये है हमारी पेरिएम्बल। होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और अगला टॉपिक है हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत के संविधान को बनाने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने आपको बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 299 लोगों ने मिलकर एक असेंबली बनाई थी और इस असेंबली का नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखा गया था। इसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इंडिया के सिटीजन्स के द्वारा चुने गए थे और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्रोमाइजिंग 299 मेंबर्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें 299 लोग थे, मेंबर्स थे, उन्होंने मिलकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। इट वॉज एडप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। ये अपने ऊपर पेरिएम्बल में भी पढ़ा था। 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया, इंडिया के लिए अपनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। तो ये है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेनली सबसे पहला है राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहा जाता है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी क्या किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है, मेंशन किया गया है, ताकि लोग डिग्निटी के साथ जी सकें, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और अपने कुछ राइट्स का लाभ भी उठा सकें। तो राइट्स में देखो सबसे पहला है आपका फंडामेंटल राइट्स, जिसमें सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एवरीवन इज इक्वल, हर एक समान है। दिस एंश्योर दैट ऑल सिटीजन वुड बी इक्वली सर्व्ड बाय द कंट्रीज रूल। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं सबको इक्वली कानून के समान ट्रीट किया जाएगा, सामने ट्रीट किया जाएगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। इट ऑल्सो नोट्स दैट नो सिटीजन कैन फेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियन। इसको ध्यान से सुनना, डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियन, कास्ट, जेंडर। मतलब इंडिया में रहने वाले, भारत में रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उन सबको जो अलग अलग रिलीजियन, कास्ट और जेंडर से बिलोंग करते हैं, सब इक्वल रहेंगे, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक स्पेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट्स एंड स्टोर्स। मतलब जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो सबके लिए इक्वल हैं। इन टर्म्स ऑफ जॉब द गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन। तो इन सब के बेस पर, कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेस पर गवर्नमेंट किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव लोगों के साथ नहीं करेगी। तो ये है हमारा राइट टू इक्वालिटी। नंबर 2 है हमारा राइट टू फ्रीडम। तो इसका मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। तो दिस इंक्लूड दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड
association, the freedom to travel freely and live in any part of the country, and the right to practice any trade, career और industries। का मतलब लोग अपनी इच्छा के अनुसार वो स्वतंत्र हैं किसी भी अपनी भावना को एक्सप्रेस करने के लिए पूरी भारत में बिना किसी रुकावट के, बाधा के वो घूम सकते हैं, कोई उनको नहीं रोकेगा और भारत के किसी भी पार्ट में या हिस्से में जाकर वो रह सकते हैं। किसी भी तरह का व्यापार, करियर या इंडस्ट्रीज़ में वो हिस्सा ले सकते हैं। ये होता है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेव लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14। तो इसके अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान मना करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, किसी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। स्लेव लेबर, दास प्रथा जिसको बोला जाता है, या फिर 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं कराया जाएगा, लेबर नहीं कराया जाएगा। ये है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नंबर 4 है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। रिलीजियन का मतलब धर्म। तो धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है हम किसी भी धर्म के को अपना सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोकेगा। तो रिलीजियस फ्रीडम इज गारंटीड टू ऑल मैन। एनी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड स्प्रेड द रिलीजियन ऑफ देयर चूजिंग। तो मतलब वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन चूज़ कर सकते हैं और उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं बिना किसी रुकावट की। नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये तो आपको पता ही चल गया होगा। कल्चरल का मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसके अंदर क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू प्रोवाइड देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड कल्टिवेट देयर कल्चर। तो मतलब सभी धर्मों के और संस्कृति के लोगों को अधिकार है कि वो अपनी कल्चर और रिलीजियन को स्प्रेड करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, संस्थाएं ओपन कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। लिंग्विस्ट मतलब होता है वो स्टेट जो लैंग्वेज बेस पर होते हैं। तो लैंग्वेज, रिलीजियस या कल्चर बेस पर आप अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी कल्चर और रिलीजियस को स्प्रेड भी कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अगर कोई हमारे इन अधिकारों का हनन करे तो हमारे पास क्या है? रेमेडीज़। रेमेडीज़ मतलब किस तरह से हमें इन कन्फ्लिक्ट्स को, झगड़ों को रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। दिस अलाउ सिटीजन्स टू फाइल अ पिटीशन इफ दे फील द स्टेट हैज़ वायलेटेड एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। अगर इन 5 राइट्स में से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अगर स्टेट एक्सप्लॉइट करता है तो हम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन डाल सकते हैं। ये है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। तो आशा करती हूँ आप सबको फंडामेंटल राइट्स समझ आ गए हैं। दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे जिसमें प्रॉपर्टी का भी अधिकार था, लेकिन प्रॉपर्टी के राइट को अब लीगल अधिकार बना दिया है। तो अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं। अगला टॉपिक है हमारा द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर लिस्टेड बिलो। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मेन फीचर्स क्या क्या हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। दिस अप्लाइज टू द फैक्ट दैट द कंट्री हैज़ मोर देन 1 लेवल। तो जिस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में एक कंट्री के पास एक से ज़्यादा, मतलब पावर किसी एक ऑर्गन के हाथ में ना होकर उसको अलग अलग ऑर्गन में डिवाइड कर दिया जाता है, वो होता है फेडरलिज्म। तो इन इंडिया देयर आर गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल जैसे अभी की अगर हम बात करें तो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। और स्टेट लेवल पर जो अलग अलग स्टेट्स पर जो पार्टियां विन करती हैं उनकी गवर्नमेंट होती है। तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, शेयर कर दिया गया है किसमें? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। इसके अलावा अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर होती है पंचायत समिति, पंचायत राज। ठीक है, तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लिस्टेड दैट आउटलाइन द टॉपिक ऑन ईच
tier of government may pass legislation. Beside that, the Constitution specifies where each tier of government can income in the form of function that it does. तो ये जितने भी ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, किस तरह से वो काम करेंगे और काम करने के लिए उनके पास फाइनेंशियली इनकम कहाँ से आएगी, कहाँ से उनको इनकम कलेक्ट करनी है, ये सब ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. लॉज प्रपोज बाय बोथ ऑफ दीज टायर्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल सिटीजन इन इंडिया. तो ये जो टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो या पंचायती लेवल हो, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? वी द सिटीजन ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि हम वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो मेनली जो कंट्रोल है वो सिटीजन्स का ही होता है, ऑल द टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. अगला है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ क्लियर इन्फ्लुएंस ऑन हु देयर लीडर्स आर. तो इंडिया के या भारत के लोगों को क्लियरली बताया गया है कि उनके लीडर्स कौन होंगे, वो खुद ही उनको चुनेंगे. इसके अलावा एवरी रेजिडेंस ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ सोशल स्टेटस इज़ एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शन. तो हर एक व्यक्ति जो 18 साल का, इंडिया की अगर हम बात करें, एलिजिबल एज जो है वोट डालने की 18 साल है. तो हर एक व्यक्ति जो 18 साल का है वो वोट डाल सकता है. ठीक है, बिना किसी भेदभाव के. अगला पॉइंट है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है? देखिए, देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. सेपरेशन ऑफ पावर में गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं, जिसको हम 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर क्या करती है? इट मेक्स लॉ फॉर द सिटीजन. एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ एंड जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉ. तो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स का अपना अलग अलग काम है जो अपना काम स्मूथली करती है. द लेजिस्लेचर, द असेंबली रेफर्स टू द पीपल्स इलेक्टेड ऑफिशियल. लेजिस्लेचर असेंबली के जो लोग हैं वो पीपल चुनते हैं. द एग्जीक्यूटिव, अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर इन चार्ज ऑफ एनफोर्सिंग रूल्स एंड रनिंग द कंट्री. तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एक स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का जो पूरी कंट्री में लॉ मेंटेन किस तरह से करना है, इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, उसको रन कैसे करना है, एनफोर्स कैसे करना है, इन सब का ध्यान रखती है. इसके अलावा द जुडिशरी अप्लाइज टू इंडियाज जस्टिस सिस्टम. जुडिशरी का मतलब जो इंडिया के जस्टिस सिस्टम को हैंडल करती है, लोगों को न्याय दिलाती है, वो जुडिशरी होता है. तो ईच ऑफ द अबव मेंशन्ड गवर्नमेंट ऑर्गन्स सर्व्स एज अ चेक ऑन द अदर्स. तो ये तीनों ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के हैं एक दूसरे की पावर को हमेशा चेक करते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं, ताकि कोई भी एक ऑर्गन अपनी पावर का अनलिमिटेड इस्तेमाल ना कर सके. और नंबर 4 है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसके अंदर क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल. एक सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है. इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के अलावा इट एंश्योर्स ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इसमें क्या होता है? अमेंडमेंट्स किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि हमारी सोसाइटी को और ज़्यादा बेहतर और इकोनॉमी को थोड़ा रिफॉर्म और ग्रोथ किया जा सके. एंड सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट टू इम्प्लीमेंट लॉज एंड पॉलिसीज़ मेंबर. तो किस तरह से इंडिया को रिफॉर्म करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती हैं, लॉ बनाने हैं, कानून बनाने हैं, इन सबको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर मेंशन किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग है. तो ये है आपका चैप्टर क्लास 8 का, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आज की क्लास हम यही करते हैं ख़त्म. तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें. धन्यवाद.